हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुसद्दिक और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इससे पहले हमारे पास लाइट जो है उसको हमने पढ़ा कि लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। वो वेव की तरह बिहेव करता था और पार्टिकल की तरह बिहेव करता था। जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा, कम्पटन इफेक्ट को पढ़ा, तो उसमें लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। जब हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कस किया, डायफ्रैक्शन को देखा, इंटरफेरेंस को देखा, तो लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था। तो इसी तरह डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर हमारे पास लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, तो इसी तरह हमारे पास मैटर जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसने अपने पीएचडी की थीसिस जो थे आइंस्टाइन के पास भेज दिए और उसमें इसने लिखा था कि हमारे पास अगर लाइट जो है वो बिहेव कर सकता है एज अ वेव, एज अ पार्टिकल, तो इसी तरह हमारे पास ये मैटर जो है वो भी हमारे पास एज अ वेव की तरह बिहेव कर सकता है। सो हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट जो है, सपोज हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि लाइट जो है हमारे पास बिहेव करता है एज अ वेव भी, और हमारे पास एज अ पार्टिकल की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। लाइट जो है वेव की तरह बिहेव, जब हमने इसको डिस्कस किया कि जब हमने डिस्कस किया डायफ्रैक्शन को, तो इसमें लाइट जो है वो बिहेव कर रहा था वेव की तरह। जब हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस को, तो इंटरफेरेंस भी, इसमें भी हमें ये पता चला, ये ऑब्जर्व हुआ कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जब हमने डिस्कस किया, इससे पहले कुछ टॉपिक थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कम्पटन इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कम्पटन इफेक्ट को जब हमने पढ़ा, तो इसमें हमारे पास क्या था? लाइट जो है वो बिहेव कर रहा था किसकी तरह? लाइट जो है वो बिहेव कर रहा था पार्टिकल की तरह। तो ये देखकर डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर हमारे पास लाइट जो है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह? वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मैटर की पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसी तरह हमारे पास हर मैटर जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो हम लिखते हैं डी ब्रॉगली सजेस्टेड, डी ब्राई भी आप कह सकते हो, डी ब्रॉगली भी आप कह सकते हैं। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इफ लाइट बिहेव एज अ वेव as well as a particle, so in the same manner matter also behave as a wave। तो मैटर जो है वो भी हमारे पास बिहेव कर सकता है किसकी तरह? वेव की तरह। तो ये तो डी ब्रॉगली ने कहा, लेकिन डी ब्रॉगली ने कुछ फार्मूले थे उसको मिक्स किया, उसमें जो है ना उसको मिलाया, और उसमें हमारे पास एक फार्मूला उसने बनाया कि अगर हमारे पास मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव का तो वेवलेंथ भी होता है, वेव का तो फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो वेव का वेवलेंथ फिर हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? तो वो थ्योरेटिकल वेवलेंथ का फार्मूला डी ब्रॉगली ने दिया, और वो हमारे पास क्या था? जो फार्मूला डी ब्रॉगली ने दिया वो हमारे पास था लैम्डा इज इक्वल टू, वो जो फार्मूला डी ब्रॉगली ने बनाया कि अगर हमारे पास ये मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो इसकी वेवलेंथ को हम फाइंड करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए। सो ये हमारे पास फार्मूला है वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए, एच लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। अब ये जो फार्मूला है ये हमारे पास थ्योरेटिकल फार्मूला है, यानी कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया था। ये जो है डेवसन एंड जर्मर ने फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये प्रूफ किया कि डी ब्रॉगली जो कह रहा है, डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास क्या है? ट्रू है, और उसने 1927 में ये कहा था। सो
ये हाइपोथेसिस जो है ये डी ब्रागले ने दिया था, कब दिया था उसने? 1927 में, 1924 में। ये डी ब्रागले हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास उसने अपने पीएचडी की थीसिस कब भेजे थे आइंस्टाइन के पास? 1924 में। अब ये जो फार्मूला है ये कहाँ से इसने डिराइव किया था, कहाँ से इसने बनाया था, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू पी सी मीन्स मोमेंटम सी। ये हमारे पास क्या है? ये एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है? ये मोमेंटम है। ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी जब हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया कि एनर्जी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। बाय रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी वी यूज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ये हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो एनर्जी हमारे पास hf के बराबर थी, तो ये हमने डिस्कस की थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। अब हमारे पास क्या है? मोमेंटम है और ये आ जाएगा c। अब एक और भी हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है c और लेमडा के। फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है किस चीज़ की? c और लेमडा के। अब ये फ्रीक्वेंसी का अगर वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा एच सी और लेमडा इज इक्वल टू मोमेंटम c। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये c और ये c आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो हमारे पास रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा क्या चीज़? मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लेमडा। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने चूंकि फाइंड करना है इस लेमडा को, तो हम लेमडा को इस साइड पे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई लेमडा ऑन बोथ साइड, सो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेमडा डॉट मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेमडा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा लेमडा डॉट मोमेंटम इज इक्वल टू एच। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इस वेवलेंथ को यानी कि लेमडा को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इस मोमेंटम को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब हम उसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वो मैं नहीं लिखता, सीधा मैं कर देता हूँ लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फार्मूला बना वो क्या है कि वेवलेंथ जो है वो हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंटम की रेशियो है। सो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डी ब्रागले ने क्या कहा कि अगर किसी मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी वेवलेंथ को हम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने हमको मोमेंटम दिया तो वो है हमारे पास द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम इज नोन एज वेवलेंथ। सो ये हमारे पास क्या है? उसने वेवलेंथ को डिफाइन किया। अब ये वाला फार्मूला हमने डिराइव करना है कि ये किधर से आया है? लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। तो इसको हम यह ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच। अब ये मोमेंटम की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? एम वी पुट कर सकते हैं ना। मोमेंटम को आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, 3rd चैप्टर है उसका, फोर्स एंड मोशन। तो उसमें है मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो मोमेंटम को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो यह हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया। फर्स्ट फार्मूला है जिसके जरिए अगर किसी ने हमें मोमेंटम दिया है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है? सेकंड फार्मूला है जो कि डी ब्रागले ने दिया था, लेकिन ये थ्योरेटिकल फार्मूला है। इसको एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ नहीं किया है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है किसने? डेवसन एंड जर्मर ने। तो वो भी हम लिख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। डी ब्रागले हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ब्रागले या डी ब्राय हाइपोथेसिस भी आप कह सकते हो। डी ब्रागले हाइपोथेसिस इज टोटली थ्योरेटिकल। डी ब्रागले हाइपोथेसिस इज टोटली थ्योरेटिकल। यह हमारे पास क्या है? ये टोटली थ्योरेटिकल है ये हमारे पास। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए डेवसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट पेश किया 1927 में।
to prove de Broglie hypothesis, या de Broglie hypothesis true, to prove de Broglie hypothesis true, डेवसन या डिवीजन भी आप कह सकते हो, डेवसन एंड जर्मर परफॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट, जर्मर performed an experiment in 1927, तो उसने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया है। तो वो जो है वो इसके बाद जो लेक्चर है उसमें ये डेवसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि अगर मैटर जो है उसकी मास हमारे पास ज़्यादा है और वो ऑर्डिनरी स्पीड के साथ मूव करे तो उसकी वेवलेंथ को क्या हम फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमारे पास ऐसा हो कि मास तो उस मैटर की क्या हो, कम हो, लेकिन वो स्पीड जो हो उसकी ज़्यादा हो, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो, तो उसको हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या, उसको हम निगलेक्ट करेंगे। सो वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर आप जो है ना लाइन लगाओ। हमारे पास क्या है, एक हीवी मास है किस चीज़ की, बुलेट की। हमारे पास कितनी है, वो 20 ग्राम के बराबर है। अगर 20 ग्राम को हम करें कन्वर्ट किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम के। सो ये हमारे पास एक बुलेट है जो कि मूव कर रही है। उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड। सो हम क्या अब इसकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं ना। वेवलेंथ का हमारे पास ये फार्मूला था। सो ये हो जाएगा, इसकी वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है तो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, लेमडा इज इक्वल टू ये h जो है, h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6.63 क्रॉस 10⁻³ जूल सेकेंड। और मास जो है वो हमें दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम है। और स्पीड जो है वो भी हमारे पास है, ये स्पीड हमारे पास कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड है, 330 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने क्या करना है, इस वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे थ्रू कैलकुलेटर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, बहुत ही कम वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास मैटर जो है उसकी मास बहुत ज़्यादा है और वो ऑर्डिनरी स्पीड के साथ मूव करे, ये ऑर्डिनरी स्पीड नहीं है, इतनी कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट उसके मुकाबले में ये क्या है, कम है। इसको इस वजह से हम ऑर्डिनरी स्पीड कहते हैं। तो इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, उसको हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। सो हम लिख सकते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, if a heavy mass body move with ordinary speed, their wavelength can be neglected. Their wavelength can be negligible. Their wavelength can be negligible. So मैंने क्या लगा, अगर हमारे पास एक हेवी मास है, यानी कि उसकी मास हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, और वो हमारे पास मूव करे किसके, ऑर्डिनरी स्पीड के साथ, तो उसकी वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल होगी। मींस उसको हम ये जो है ये हमारे पास ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये इतना जो है ना कम वेवलेंथ है। इसका हमारे पास क्या मतलब है, ये 1 है। सो 1 से पहले आप ऐसे ऐसे बनाते जाओ 34 0 लगाओ, तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इस वजह से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है तो
तो ये वेवलेंथ जो है हम फाइंड कर सकते हैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, अपने लिए हम वेवलेंथ नहीं फाइंड कर सकते। और ये हम फाइंड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे हमारे पास प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की मास हमारे पास पता है, मालूम है हमें, इलेक्ट्रॉन के जो मास होता है वो हमारे पास होता है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास क्या होता है, 9.11 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, स्पीड वो हमारे पास है 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड है। मास इसका इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, वेलोसिटी ये हो गया। तो हमारे पास फार्मूला है लैम्डा = h / mv। हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो h हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है कितना है, 9.11 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम। और वेलोसिटी भी हमें पता है कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। जब इस सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो आ जाएगा 7 × 10⁻10 मीटर। सो वेवलेंथ हमारे पास इतना आ जाएगा, वेवलेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7 × 10⁻10 मीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसका वेवलेंथ कितना था, -34, जो कि बहुत कम है। और इसका भी कम है लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व हो सकता है, ये वेवलेंथ जो है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास ये आया, if a lighter body move with high speed, their wavelength can be observed, तो इसकी वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि अगर हमारे पास कोई हीवी मास बॉडी है, वो मूव करे किसके साथ, कौन सी स्पीड के साथ, ऑर्डिनरी स्पीड के साथ, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। उसकी वेवलेंथ को हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी मास हमारे पास लाइटर है, कम है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज़्यादा कम होता है, प्रोटॉन का भी मास बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कम है, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा कम है, -31 में है। तो इसकी वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिए।